हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द नेम इटसेल्फ, मोशन। क्या मीनिंग होता है इस टर्म का? मोशन मीन्स मूवमेंट, है ना। कोई भी चीज हिलजुल रही है, मूवमेंट कर रही है, इट मीन्स वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लाइंग बर्ड, अ जंपिंग कंगारू, अ रनिंग एथलीट और अ मूविंग कार। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसी ना किसी टाइप की मूवमेंट की या मोशन की, है ना। लेकिन यू माइट वंडर कि मोशन आखिरकार हमारे लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर बना हुआ है फिजिक्स में, राइट। मोशन हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज मोशन में है। क्या आप एक भी ऐसी चीज बता सकते हो जो इस टाइम रेस्ट पे हो? यू माइट से कि इस टाइम मैं रेस्ट पे हूं, मैं इस चेयर पे बैठा हूं आराम से, मैं कौन सा मूव कर रहा हूं, है ना। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। जो मोशन है ना, वो एक्चुअल में रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, राइट। अगर मान के चलो मेरे बाजू में कोई और पर्सन बैठा हुआ है, उसको ऐसा जरूर लगेगा कि हाँ मैं रेस्ट पे हूं, राइट। लेकिन यार, मैं इस अर्थ के ऊपर हूं, है ना, और अर्थ इटसेल्फ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, और उसके साथ साथ मैं भी सन के अराउंड घूम रहा हूं, राइट। तो अगर आप वहां से देखोगे, मान लो आप सन पे हो, नॉट सन पे, फिर तो जल जाओगे आप मान लो किसी और प्लेनेट पे हो, राइट। वहां से आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप, लेट से मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली। तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो मोशन में हूं बिकॉज मैं सन के अराउंड रोटेट कर रहा हूं। समझ पा रहे हो इस चीज को, है ना। सो मोशन देखा जाए वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव टर्म का यही मीनिंग है कि वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, राइट। मेरे बाजू में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर कोई एलियन लेट से किसी पर्टिकुलर प्लेनेट से मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, उसको ऐसा लगेगा कि मैं मोशन में हूं, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में यार किसी ना किसी ढंग से अगर आप देखोगे ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये मीनिंग है इसका। अब मोशन की अलग अलग हमारे पास टाइप्स होती हैं। सबसे जो सिंपल टाइप का मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड बाय द वे रेक्टिलिनियर, आप देख रहे हो, लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन से बना हुआ ये वर्ड, है ना। तो यहां से आप याद रख सकते हो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मान के चलो एक चींटी है, वो एकदम सीधा 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 चलती जा रही है, ठीक है, तो उसका मोशन कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सबसे इजी टाइप का इमोशन होता है। इसको स्टडी करना, इसको एनालाइज करना सबसे इजी रहता है। और क्लास 9th में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमने स्टडी करना है वो यही है, राइट, रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अगर सन के अराउंड घूम रही है, तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली मान सकता हूँ कि दैट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। बिकॉज अगर मैं एग्जैक्टली देखूँ तो एकदम जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का, वो सर्कुलर नहीं होता, इट इज मोर लाइक एन एलिप्स, राइट। तो वो एलिप्टिकल मोशन हुआ, राइट। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ दैट इज काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके अलावा वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 3 टाइप के मोशन होते हैं बस, राइट। मोशन की बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, राइट, ये उसकी मीन पोजीशन है। आपने क्या किया, इस पेंडुलम को आप यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, राइट। यहाँ से आपने बांधा हुआ है उसको धागे से, मतलब अब यहाँ से इसको आप छोड़ोगे, उसकी मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस कर दिया, राइट, यहाँ पे ले गए हो। यहाँ से जब आप इस छोड़ोगे इस पेंडुलम को, तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसके मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन, राइट। बट इतने सारे अलग अलग टाइप के मोशंस को हम क्लास 9th में नहीं पढ़ने वाले। क्लास 9th में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इन 2 टाइप के मोशंस पे, रेक्टिलिनियर मोशन पे और सर्कुलर मोशन पे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, इसमें पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है, राइट। एज यू कैन सी, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। इसमें पार्टिकल ऐसा नहीं है कि जिगजैग पाथ लेके आएगा या फिर एकदम घूम फिर के आने वाला है, नॉट लाइक दिस। एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 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 चल रहा है, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। अब वो चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ये मिसकंसेप्शन ना रखना कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा, नो, राइट, जरूरी नहीं है। एक लाइन में मूव करेगा बट डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है, लेफ्ट या राइट, जैसे मर्जी। नाउ लेट्स कंसिडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन।
जो ये ब्लू कलर में शो करा हुआ है मैंने ऑब्जेक्ट, इसका रेक्टिलिनियर मोशन हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये अपनी मूवमेंट शुरू कहां से कर रहा है? एस ओ पॉइंट से, है ना। स्टार्टिंग में आप क्लियरली देख रहे हो अभी ओ पॉइंट के ऊपर है। ओ का मीनिंग क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है वो वाला पॉइंट जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर यहां से चलना स्टार्ट करता तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता, ठीक है। अगर यहां से चलना स्टार्ट करता तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता, ठीक है। यूजुअली आप ओरिजिन को ओ लेटर के साथ डोनेट करते हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी केस में आप देख सकते हो किसी और लेटर के साथ भी इसको लिखा हो सकता है। बस कॉन्सेप्ट समझो कि ओरिजिन का मतलब क्या है, कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। क्लियर? सो इसका मोशन ऑब्जर्व करो कि कैसे है। सो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, पहले सी बी के थ्रू होता हुआ ये ए पॉइंट के ऊपर पहुँच चुका है ना। सी एंड बी के थ्रू होता हुआ ये आया एंड फाइनली ये रुका ए पॉइंट के ऊपर, क्या जो 60 किलोमीटर दूर है ओरिजिन से, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद ये डायरेक्शन चेंज करता है और वापस चला जाता है, ठीक है, यहां तक, सी पॉइंट के तक। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना होगा टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? देखो 60 किलोमीटर तो इसने पहले कवर किया जब ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जा रहा था, राइट। लेकिन उसके बाद अब ये अगेन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जा रहा है। मान लो ये बाइक वगैरह पे जा रहा है तो यार पेट्रोल तो इसका दोबारा खर्च होगा ना, है ना। सो 60 किलोमीटर तो इसने जो पहले कवर करे वो करे ही है, लेकिन उसके अलावा अब कुछ एडिशनल डिस्टेंस इसने कवर किया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। कितना डिस्टेंस होगा? 60 माइनस 25 आप कर सकते हो, राइट। बिकॉज अगर आपने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे पता लगेगा? 60 माइनस 25 कर लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू 60 माइनस 20 करते तो आता 40, सो ये हो जाएगा 35, ठीक है। सो 35 किलोमीटर ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड भी गया है। क्लियर? सो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा? 60 प्लस 35, टोटल कितना हो जाएगा? 95 किलोमीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन फिजिक्स में एक और टर्म होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, राइट, अब वो उस पॉइंट से कितना दूर है। दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। एस ओरिजिन से ये अब एस टाइम पे कितनी दूर है? यू कैन क्लियरली सी ये सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। ये मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड आप क्लियरली देख रहे हो एस ओ पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में और ये सी वाला पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही बनेगा ना, 25। सो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। These are some differences between these two terms, distance and displacement. क्लास 9th के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, राइट। लेकिन अगर आप बेसिक्स में फंसे रह जाओगे फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा 9th में और इवन +1 में भी, बिकॉज 11th क्लास में अगर आप में से किसी ने साइंस लेनी हो, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं मैकेनिक्स में। क्लियर? सो इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल पाथ कैसा लिया, घूम फिर के जिगजैग आया, पार्टिकल कैसे आया, राइट, कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट जस्ट नीड्स टू नो इनिशियल पोजीशन क्या थी पार्टिकल की और फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, बात खत्म। क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स। डिस्टेंस के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स भी क्या होते हैं? मीटर्स। दोनों के ही यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। द थर्ड डिफरेंस इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों टर्म्स का बाय द वे मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है फिजिक्स में, प्रॉपर्ली समझ लेना इन दोनों को। क्लियर? स्केलर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी टर्म जिसका सिर्फ एंड सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस को प्रॉपर्ली आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड इज मोर देन एनफ, राइट। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। और यू कैन से अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अगर मेरे को समझना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, तो मेरे को डायरेक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज हो ना हो, इट डज नॉट मैटर। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की हेल्प से। दिस इज द ओडोमीटर ऑफ अ व्हीकल, जो कि हमको ये बताता है कि किसी गाड़ी ने अब तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है और इस गाड़ी ने अब तक टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है। मान के चलते हैं ये गाड़ी फिलहाल है एट पॉइंट ओ, दैट इज द ओरिजिन, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग सम
डिस्टेंस मान के चलते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, ये पहुंच जाती है किसी पॉइंट ए पे। अब बताओ इसका ओडोमीटर आफ्टर रीचिंग पॉइंट ए कितनी रीडिंग शो करेगा? ऑफ कोर्स 6554 किलोमीटर्स, राइट, 10 ऐड कर देंगे, है ना। लेकिन इस चीज़ का आंसर दो, अगर ये गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में जाती, राइट, तो क्या ये उल्टी डायरेक्शन में इसका ओडोमीटर चलता 10 किलोमीटर्स कम करता, वो रीडिंग 6534 शो करता? बिल्कुल नहीं, है ना, बिकॉज इसके ओडोमीटर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इसमें कौन सा कोई सेंसर लगा हुआ है यार जो बताएगा कि हाँ तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो ये नेगेटिव है ना। इसकी रीडिंग तो बस इंक्रीज होने वाली है। दैट मीन्स ये रीड करेगा एक स्केलर क्वांटिटी को, ना कि वेक्टर क्वांटिटी को, बिकॉज इसमें डायरेक्शन वगैरह का कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। सो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कुछ काम ही नहीं होता, जिसमें मैग्नीट्यूड ही जरूरी है उस क्वांटिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। एक और एग्जांपल देता हूँ स्केलर की, मास। आपका मास कितना है, ठीक है, 30 kg, 40 kg, 50 kg, दैट इज योर मास, ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन द kg। उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बताते हो, ये थोड़ी बोलते हो मैं 40 kg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हूँ, मैं 30 kg राइट हैंड साइड की तरफ हूँ, कोई सेंस बन रही है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कुछ काम ही नहीं है, उसमें मैग्नीट्यूड इज मोर देन एनफ, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। ऑन द अदर हैंड जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में मेरे को प्रॉपर्ली जानना है, मेरे को डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज मान लो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई ए पॉइंट है और यहाँ से चलना स्टार्ट करती है एक गाड़ी और पहुँच जाती है किसी बी पॉइंट पे, और लेट्स से ये डिस्टेंस था 15 किलोमीटर्स, ठीक है। इस बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद 10 किलोमीटर्स गाड़ी ने और ट्रैवल किया। अब बताओ गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? क्या आप बता सकते हो कितनी होगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता कि ये जो 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उल्टी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। जब तक हमको ये नहीं पता लगता हम डिस्प्लेसमेंट बता ही नहीं सकते, राइट। बिकॉज अगर उसने सेम डायरेक्शन में करे होंगे 10 किलोमीटर्स तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी 25 किलोमीटर्स। लेकिन अगर उसने उल्टी डायरेक्शन में अब 10 किलोमीटर ट्रैवल करे होंगे उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 5 किलोमीटर्स, है ना। लेट से अगर वो यहाँ पहुँच चुका है अब सी पॉइंट पे, तब तो सिर्फ 5 किलोमीटर्स रह गया ना ये, ठीक है। तो जब तक हमको डायरेक्शन की नॉलेज नहीं ना होती डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं कुछ भी बता नहीं सकता, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको अगर प्रॉपर्ली आपको डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड तो चलो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। द लास्ट डिफरेंस इज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज कम से कम 0 हो सकती हैं यार, 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। ओडोमीटर उसी की एग्जांपल ले लो, क्या वो कभी नेगेटिव रीडिंग शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव, बिकॉज लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, राइट। मान लो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एस एक्सिस को मैं पॉजिटिव मानूंगा और एस एक्सिस को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, है ना। अब अगर एस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट्स से किसी कार ने 10 किलोमीटर्स का, है ना। सो एस डिस्टेंस को मैं क्या कंसिडर करूंगा? इट विल बी -10 -10 किलोमीटर्स, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। दैट मीन्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सेस, ये इसका मीनिंग हुआ, बिकॉज ये डायरेक्शन भी हमको स्पेसिफाई कर रही है ना। सो बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। जो वेक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज कम से कम या तो 0 होंगी या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जिसकी साइड आपको गिवन है 10 मीटर्स। सो 10 मीटर्स साइड्स गिवन है। वो फार्मर इसका चक्कर लगा रहा है टोटल 40 सेकंड्स में। सो मान के चलते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। और हाँ बाय द वे 40 सेकंड्स उसको लग रहे हैं। दैट मीन्स 10 सेकंड यहाँ लगेंगे, 10 सेकंड यहाँ लगेंगे, 10 सेकंड यहाँ लगेंगे और 10 सेकंड उसको यहाँ लगेंगे, कुछ ऐसा होगा ना 40 सेकंड, बिकॉज ये एक स्क्वायर है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है कि यहाँ उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ उसको कम टाइम लगने वाला है, क्लियर। सो 10-10 सेकंड उसको लगने वाले हैं हर साइड पे। 40 सेकंड्स का ये मतलब हो गया, क्लियर। क्वेश्चन में अब बोला गया आपसे 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, क्लियर। देखते हैं 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद। यार देखो हमको इतना पता है कि 40 सेकंड्स के बाद तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 है, बिकॉज जहाँ से उसने चलना शुरू किया वो एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे दोबारा होगा, है ना। उसके बाद 40 का टेबल पढ़ते जाओ, 80 सेकंड्स के बाद वो एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे दोबारा होगा। उसके बाद 120 सेकंड्स के बाद भी जहाँ से उसने चलना शुरू किया है वहीं पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे।
120 सेकंड्स का क्या मतलब हुआ? 2 मिनट्स के बाद, है ना? 2 मिनट्स के बाद जहाँ से उसने चलना शुरू किया वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होगा। तो इस पार्ट को क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना 2 मिनट्स, इसको तो भूल ही जाओ, राइट? इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करो जैसे आपसे बोला हुआ है 20 सेकंड्स के बाद वो कहाँ होगा, ठीक है? बस मान लिया अब ये मायने रखता है कि 20 सेकंड के बाद वो कहाँ होगा। एंड हमने देखा ना हर साइड को उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा था? 10 सेकंड। क्लियर? 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड ऐसा। सो 20 सेकंड्स के बाद वो कहाँ पे होगा? अगर मान के चलते हैं यहाँ से उसने चलना शुरू किया, सो 10 सेकंड और 10 सेकंड, दैट मीन्स यहाँ होगा वो। जहाँ से उसने चलना शुरू किया उसके डायगोनल पॉइंट पे होगा, राइट? अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? उन दोनों पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स ये डायगोनल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? वेट अ मिनट, दिस डायगोनल। इस डायगोनल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको पता है 10 मीटर्स, ये आपको पता है 10 मीटर्स, ये साइड आपको अननोन है। यूज द पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, बहुत यूज होने वाली है, ठीक है? 9th और 10th क्लास में। सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100। सो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200। क्लियर? सो एक्स इज इक्वल्स टू 200 का अंडर रूट। अब भैया 200 का अंडर रूट सॉल्व कैसे करोगे? 200 के अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस सारे पार्ट को मैं इरेज कर दूँ, राइट? एक्स इज इक्वल्स टू 200 का अंडर रूट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 100 टोटल का अंडर रूट, है ना? फिर मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 2 का अंडर रूट अलग कर लो, 100 का अंडर रूट अलग कर लो, बिकॉज मेरे को उसकी वैल्यू पता है। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, ठीक है? सो यहाँ अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? अंडर रूट 2 है ना, इसकी वैल्यू आपको मोस्टली पता होनी चाहिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है? ये वैल्यू याद रखोगे बढ़िया रहेगा। सो 1.41 इंटू ये था हमारा 10, 100 का अंडर रूट करके जो आया, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया आपका? 14.1। सो मीटर्स में था सारा कुछ, सो दिस इज द आंसर। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट? x इज इक्वल्स टू 14.1 meters. This is the displacement of the farmer after end of 2 minutes and 20 seconds. Our next topic is uniform motion and non-uniform motion. इसको समझते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। क्या ये टेबल है एक यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो, शो करा हुआ है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। आफ्टर 1 मिनट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है ये ऑब्जेक्ट? 200 मीटर्स। आफ्टर 2 मिनट्स ये ट्रेवल कर चुका है 400 मीटर्स। आफ्टर 3 मिनट्स ट्रैवल कर चुका है 600 मीटर्स, ठीक है? यहाँ एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे बहुत अच्छे से कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, राइट? दैट मीन्स हर 1 मिनट में 200 मीटर्स ये ट्रैवल कर रहा है। जहाँ मर्जी देख लो, राइट? यहाँ देख लो, चाहे 5 से 6 के बाद यहाँ 1 मिनट का डिफरेंस है, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ पर भी इसने 200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? चाहे आप 2 से 3 के बीच में देख लो, यहाँ 1 मिनट का अगर डिफरेंस है तो यहाँ भी इसने 200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? सो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? जैसा कि नाम से कुछ एक्सटेंट तक आपको पता लग रहा होगा, यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है। क्लियर? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो 1 मिनट्स कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया इस पर्टिकुलर बॉडी ने, माइनस करके देखते हैं 250 मीटर्स। क्लियर? उसके बाद लेट्स से यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 मिनट्स का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, माइनस करो, ये आ रहा है 150 मीटर्स। वैल्यू सेम नहीं है। कहीं और देके देखते हैं, लेट्स से 6 से 7, यहाँ अगर मैं 1 मिनट्स का गैप देखता हूँ तो यहाँ बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 100 मीटर्स। तो आप क्लियरली देख रहे हो यार, यहाँ कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, राइट? कभी बॉडी 1 मिनट में 250 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर जा रही है, कभी 1 मिनट्स में सिर्फ 150 मीटर्स ट्रैवल कर रही है, और कभी 1 मिनट्स में सिर्फ 100 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। सो यहाँ बिल्कुल भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लियर? तो ऐसे मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दीज आर द प्रॉपर डेफिनेशंस ऑफ दीज टर्म्स। यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगी उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट? और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसी चीज को हम स्पीड की सेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ऑलवेज सेम है, तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम बोलेंगे कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप
एक ऐसी रोड पे बाइक चला रहे हो जो बिल्कुल खाली है, वहां पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एकदम 40 की स्पीड पे ही चला रहे हो, आपकी स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तब आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा उस टाइम पे, बिकॉज आप इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। 40 किलोमीटर्स पर आवर मान लो आपकी स्पीड है कांस्टेंट, ठीक है, एकदम खाली रोड है और आपकी स्पीड एकदम 40 हुई है, 40 से बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रही है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही हुआ ना कि हर 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर का, तो ये मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी रोड है जो बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ ऑफकोर्स आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे केस में आप क्या बोलोगे कि आपका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर। उस केस में कभी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, कभी आपको स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ऐसा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये तो देखो हमने समझ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड आगे पीछे होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जो ये स्पीड टर्म है, इसका आखिरकार मीनिंग है क्या, और स्पीड और वेलोसिटी में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। इसको आप मेजर कैसे कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर दो सिंपली एंड यू विल गेट द स्पीड। और यहीं से आती है इसकी डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, राइट। एंड रिमेंबर, बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो ऑफकोर्स जो स्पीड है वो भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट्स इसके क्या होते हैं, मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसको स्टडी करना या एनालाइज करना हमारे लिए ऑफकोर्स बहुत ईजी रहने वाला है, बिकॉज वी नो उसकी स्पीड हर टाइम पे सेम रहने वाली है, राइट। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल केसेस की बात करता हूँ, तो यूजली जो केसेस के साथ हम डील करते हैं ना, वो नॉन यूनिफॉर्म केसेस होते हैं, राइट। मान के चलो कोई बाइकर है, बाइक चला रहा है किसी भी रोड पे, तो ऑफकोर्स उसको बाइक की स्पीड कभी कम करनी पड़ेगी, कभी ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक अहेड, राइट। दैट मीन्स उसका मोशन डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। और ऐसे केसेस से डील करना, ऐसे केसेस को स्टडी कर पाना हमारे लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, ये तो मानते हो, बिकॉज हर टाइम पे उसकी स्पीड अलग है, कभी वो स्पीड कम कर रहा होगा, कभी स्पीड ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे केसेस के साथ हम डील करेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो हम डील करेंगे एवरेज स्पीड के साथ। अभी एवरेज स्पीड क्या है इसको समझते हैं। मान लो एक कार है जो कि बहुत ट्रैफिक वाली रोड पे फंसी हुई है, उसने टोटल 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना था, राइट। लेकिन ड्यू टू द ट्रैफिक इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस पर्टिकुलर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मान के चलो 1 घंटा लग गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, लेट्स सपोज, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस इसने कितने टाइम में ट्रैवल करा, वो होगी इसकी एवरेज स्पीड, राइट। सो टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना उसने टाइम लिया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। कितना हो गया, 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर, दैट मीन्स 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ को समझो, इस 10 किलोमीटर पर आवर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कार हर टाइम पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, है ना। हो सकता है कभी कभी वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की स्पीड से भी चल रही हो सकता है बीच बीच में कभी वो 15 या 20 की स्पीड से भी चली हो, राइट। वी आर नॉट श्योर, हमको कुछ आइडिया नहीं लगता इससे, ठीक है। एवरेज स्पीड सिर्फ हमको ये बताती है, अगर मान के चलो ये कार 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली भी चलती ना, तब भी इसको 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऑफकोर्स कितना टाइम लगता, 1 घंटा लगता, है ना। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही तो है, 10 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 1 घंटा लगेगा, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। सो एवरेज एक एवरेज, जैसे नाम से ही पता लग रहा है यार, एवरेज स्पीड सिर्फ एक एवरेज क्वांटिटी है, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि ऑलवेज उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस इस चीज़ को माइंड में बिठा के रखना, ठीक है। एग्जांपल ले लो यार क्रिकेट की, मान लो कोई पर्टिकुलर प्लेयर है, उसकी एवरेज है 50 की, ठीक है। मान लो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी 50 की एवरेज है, बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या। तो इट डज नॉट मीन कि हर मैच में वो 50 मार रहा है, राइट। हो सकता है किसी मैच में वो 30, 20 हो सकता है, डक पे भी आउट हो रहा हो, 0 पे आउट हो रहा हो, लेकिन किसी मैच में वो 100 भी मार रहा है, लेकिन ओवरऑल करके उसकी एवरेज कितनी आ रही है, 50 आ रही है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी स्पीड कम भी रही होगी, ज़्यादा भी रही होगी, बट एवरेज उसकी स्पीड कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। ये वाला न्यूमेरिकल आपके लिए है, इसको सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो कि आपका आंसर कितना आता है इन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इजीली हो जाएगा, क्लियर। और इसमें भी ध्यान रखना, बिकॉज एवरेज स्पीड है, जितना भी आपका आंसर आएगा इट डज नॉट मीन कि कार की हमेशा उतनी स्पीड रही है, वो उसकी सिर्फ एवरेज स्पीड है। कार हो सकता है उससे कम स्पीड पे भी चली हो, और हो सकता है कुछ टाइम के लिए उससे ज़्यादा स्पीड पे भी चली हो, क्लियर। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट
travels 16 meters in 4 seconds and another 16 meters in 2 seconds. So पहले उसने 16 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 सेकंड्स में और अगले 16 मीटर्स का जो डिस्टेंस था उसने ट्रैवल किया 2 सेकंड्स में. ठीक है. सो एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अगेन आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 32 मीटर्स, राइट. 16 + 16 32 हो जाएगा. और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 4 + 2 6, सो 6 सेकेंड्स. सो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 32/6. इसको कैंसिल आउट करते हैं. 16 2 से गया 3, इसको डिवाइड कर लो. 3 5 15 10 3 3 9 5.3 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड को आप प्रॉपर्ली समझ चुके हो. अब बात करते हैं वेलोसिटी की. और स्पीड और वेलोसिटी में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है, क्लियर. एक चीज़ याद रखना पहले तो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. देखो कितना इजी है याद रखना. v से वेलोसिटी, v से वेक्टर. और जो स्पीड थी वो बाय द वे स्केलर क्वांटिटी थी. यहाँ पे भी आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे स्पीड है ऐसे स्केलर है. तो ये चीज़ तो एटलीस्ट कभी भी आपको नहीं भूलनी है. इसको डिफाइन कैसे करोगे आप वेलोसिटी को, या फिर मेजर कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहीं से आएगी इसकी डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, क्लियर. और ये चीज़ भी आप देख पा रहे हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से वेलोसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड के केस में हमने क्या करा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट. यहाँ पे बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, इस वजह से स्पीड भी क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्लियर. यूनिट्स दोनों के सेम है, राइट. वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों के यूनिट्स क्या बनते हैं, मीटर्स पर सेकंड. बिकॉज देखो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या थे, मीटर्स, और टाइम के यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड्स, क्लियर. सो ये वेलोसिटी के यूनिट्स बन जाते हैं मीटर्स पर सेकंड. These are some of the differences between the speed and velocity. Speed distance by time होती है, velocity displacement by time होती है. ठीक है, ऐसा यूनिट्स दोनों के exactly equal है, meters per second, right? Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया. Speed cannot be negative because it is a scalar quantity. जैसा कि हमने डिस्टेंस के लिए करा था, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से वो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट. सिमिलरली स्पीड बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से ये नेगेटिव नहीं हो सकता. कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी यार, वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. ठीक है, कम से कम 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती. लेकिन वेलोसिटी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन बताएगी वो, क्लियर. मान लो दिस इज द ओरिजिन, राइट, एंड दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोई बॉडी, कोई भी कार, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकंड, राइट. लेकिन अगर उसकी स्पीड सेम है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव 10 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, स्पीड उसकी पॉजिटिव ही है, राइट. अगर उसकी वेलोसिटी इतनी है, स्पीड उसकी अभी भी 10 मीटर्स पर सेकंड ही है, लेकिन वेलोसिटी में हम नेगेटिव क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जैसे हमने देखा था कि हम डील करते हैं एवरेज स्पीड के साथ, राइट. सिमिलरली अगर हमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है, हम डील करेंगे एवरेज वेलोसिटी के साथ. अब एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, सेम देखो जैसा आपने एवरेज स्पीड के लिए किया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट. बॉडी की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी रही है, डिवाइडेड बाय उसने टोटल कितना टाइम लिया उतनी डिस्प्लेसमेंट दिखाने में, that will be its average velocity. ठीक है, because this is vector quantity, this is also a vector quantity. यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, क्लियर. अब कभी कभार हमको ऐसी केसेस का भी सामना करना पड़ता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जाती है. फॉर एग्जांपल देखो 0 से 1, यहाँ 1 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, राइट. कितना चेंज आया वेलोसिटी में, माइनस करके देखो, 15 - 0 इज 15 मीटर्स पर सेकेंड का. सो 1 सेकेंड में 15 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई. उसके बाद कहीं से भी देख लो, मान लो यहाँ से माइनस करके देखते हैं, यहाँ 2 और 3, दैट मीन्स 1 सेकंड का फर्क आया है. सो 45 - 30 करोगे, फिर भी 15 मीटर्स पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, राइट. 45 - 30 करा, इसको माइनस करके देख लो, 4 - 3, अगेन 1 सेकंड अगर कंप्लीट हो रहा है तो 60 - 45, अगेन 15 मीटर्स पर सेकंड. दैट मीन्स हर 1 सेकंड के बाद इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ जा रही है. सो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ऐसे केसेस में अगर पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, तो उसका और हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है. ये फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. मान लो आपसे पूछा जाता है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, एंड आपसे पूछा जाता है
टोटल 4 सेकेंड्स के दौरान इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0, राइट, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी रही थी 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट 30 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी 4 सेकेंड्स के दौरान। ये क्वेश्चन आपके लिए अंडर व्हाट कंडीशंस जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और जो एवरेज स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अंडर व्हाट कंडीशंस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। Now let's try this numerical. The odometer of a car reads 2000 kilometers at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. So total distance, that means इस कार ने कितना ट्रेवल करा है, total distance is माइनस करके आप देख लो 2400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर्स। क्या नेक्स्ट, इफ द ट्रिप टुक 8 hours, सो टोटल टाइम इसको कितना लगा, टोटल टाइम टेकन दैट इज 8 hours. You have to calculate the average speed of the car in kilometers per hour as well as meters per second. दोनों में आंसर आपको बताना है. So average speed will be equals to total distance by total time. So 400 kilometers divided by 8 hours. तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है, right? 8 5s are 40. So 50 kilometers per hour. This is our answer in the kilometers per hour. लेकिन meters per second में भी आंसर पूछा गया. मीटर्स पर सेकंड में अगर हमको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर्स पर आवर से, तो हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका होता है, ठीक है। 50 किलोमीटर्स पर आवर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में, तो सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ये डायरेक्ट कन्वर्जन आपको याद रखनी है, क्लियर। बहुत बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकंड से, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो एंड आपका आंसर ऑटोमेटिकली मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है कि हाँ किलोमीटर्स के लिए मैं 1000 लगा रहा हूँ, फिर आवर्स को 3600 सेकेंड्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखो 5/18। चलो अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, कैंसिलेशन तो अभी भी नहीं हो रही ना, 250/18 डिवीजन तो इसकी करनी पड़ेगी, राइट। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 250/18 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 13.8, क्लियर, 13.88 इतने मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। This is the next numerical. Usha swims in 90 meters long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. So जहाँ से उसने स्टार्ट किया स्विमिंग करना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाती है। सो ए से बी जाती है दोबारा, दैट मीन्स बी से वो ए पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा, 90 + 90 कितना हो जाएगा 180 मीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो 180 मीटर्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 1 मिनट लग रहा है, राइट। दैट मीन्स 60 सेकेंड्स कर लेते हैं इसको, राइट। सो ये हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड, बिकॉज ये डिस्टेंस था, राइट। लेकिन जब हमको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, क्लियर, दिस इज ये उसकी स्पीड एवरेज। अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसकी हुई ही नहीं है। जहाँ से उसने चलना शुरू किया एग्जैक्टली वो उसी पॉइंट पे है। दैट मीन्स इस पूरे ट्रिप के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0, ठीक है, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टाइम चाहे 60 सेकेंड्स था, हमारे इट डजेंट मैटर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, क्लियर। सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, जो कि क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीनिंग क्या हुआ इसका, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी पकड़ पा रहा है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन, राइट। अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन कर पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम बोलते हैं उसकी एक्सेलरेशन बहुत बेकार है, बहुत कम है, राइट। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी को वो बहुत जल्दी पकड़ पा रहा है झट से, तो हम बोलते हैं उसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, क्या। इसको इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ गिवन है टाइम इन द सेकेंड्स, सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड सो ऑन। और यहाँ गिवन है वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर कार की इन द किलोमीटर्स पर आवर, क्लियर। सो रेस्ट से कार ने चलना स्टार्ट करा हुआ और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर्स पर आवर। 2 सेकंड्स के बाद कितनी थी, 20 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे यहाँ पे शो करा हुआ है इस टेबल में। अब स्टार्टिंग में देखो, इस 1 से 2 सेकंड्स के बीच में कितना टाइम कंप्लीट हुआ, 1 सेकंड का। और कितना चेंज आया इस कार की वेलोसिटी में, सिर्फ 10 किलोमीटर्स पर आवर का। 10 के बाद 20 हुई, सो माइनस करके आप क्लियरली देख सकते हो 10 किलोमीटर्स पर आवर का चेंज आया 1 सेकंड में। दैट मीन्स बहुत टाइम लग गया यार इसको सिर्फ 10 का चेंज करने में, राइट। लेकिन बाद में देखो इस 6 से 7 सेकंड के बीच में
यहाँ भी 1 सेकंड ही कंप्लीट हुए, लेकिन यहाँ एस की वेलोसिटी अच्छी खासी चेंज हुई है, 180 से सीधा 280, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया 1 सेकंड में। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एस टाइम पे, राइट, 6 से 7 सेकंड्स के बीच में, 6 से 7 सेकंड के बीच में एस कार ने बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन दिखाई, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी एक्सेलरेशन बहुत पुअर रही, ठीक है। सो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में। अगर ज़्यादा चेंज आएगा वेलोसिटी में बहुत कम टाइम में, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी, राइट। लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और चेंज बहुत ही कम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो एक्सेलरेशन होने वाली है वो बहुत कम होगी, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को हमने ऐसे लिख दिया, राइट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वी को हम बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम डिनोट करते हैं वी सिंबल के साथ, है ना, एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसने लिया। क्लियर। एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। इस चैप्टर में हम 3 वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ही डील करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ऐसे यूनिट्स बाय द वे एक्सेलरेशन के क्या बनेंगे उसको भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। v माइनस यू, ये तो वेलोसिटी हुई है ना आखिरकार, चेंज इन वेलोसिटी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज ऑल्सो इन द सेकंड्स। सो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर द ऐसे यूनिट्स ऑफ द एक्सेलरेशन। लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. उसकी स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लगाई है उसने, पहले 80 थी, बाद में 60 है। So this is the initial velocity u, this is the final velocity v, and acceleration is given by v minus u by t. So ये कितना हो जाएगा? 60 km per hour minus 80 km per hour, लेकिन मैं मीटर्स पर सेकंड में चाहता हूँ, राइट, ऐसा यूनिट्स में। So 5/18 से मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, एंड डिवाइडेड बाई द टाइम। टाइम हमको ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में ही दिया हुआ है, 5 सेकेंड्स। सो पुट 5 ओवर हियर, एंड ये जो आंसर आएगा हमारा, ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। ऐसे यूनिट्स एक्सेलरेशन के ही होते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 20/18। 2 से कैंसिल आउट करो, एंड यू विल गेट माइनस 10/9। इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट माइनस 1.11 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। यहाँ पे ये नेगेटिव इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जो ये बस थी उसकी स्पीड एक्चुअल में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये वाला न्यूमेरिकल आपके लिए एक ट्रेन है जो कि किसी भी रेलवे स्टेशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है, एंड इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट अटेन्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट उसको लगते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ने में। सो उसकी टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? दिस यू हैव टू फाइंड। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, Rahul pedals his bicycle to attain velocity of 6 meters per second. So initial velocity थी 0, final velocity है 6 meters per second की, और टोटल टाइम उसको लगा 30 seconds का, ठीक है। And then he applies brakes such that the velocity of bicycles come down to 4 meters per second in next 5 seconds. अब 2 केसेस अलग अलग दिए हैं आपको, you have to calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. So पहले केस 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी होगी? v माइनस यू बाई टी। सो 6 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आया, डिवाइडेड बाई टाइम हुआ 30 सेकेंड्स का। सो इट विल बी 1/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। पहले केस में हमारा आंसर बन रहा है इतना। एंड द सेकेंड केस उसने क्या किया? ही अप्लाइज ब्रेक्स, और उसकी फाइनल वेलोसिटी अब कितनी हो जाती है? 4 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी बाय द वे इस बार क्या कंसिडर करोगे? ये वाली, राइट, 6 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज इसके बाद से उसने ब्रेक्स लगानी स्टार्ट करी। सो इनिशियल वेलोसिटी है, ये यू है, सो दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन दैट इज 5 सेकेंड्स। वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, यू गेट वी माइनस यू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6, सो माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स, एंड दिस इज, ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड का। क्लियर? सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन द सेकेंड केस, ए इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोनों केसेस में हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस चैप्टर का बाकी पार्ट जो ग्राफिकल पार्ट है, राइट, उसको हम कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो वाली भी।
एंड बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, बिकॉज अभी ये चैनल स्टार्टिंग फेज में है और आपके सपोर्ट के इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी और ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो इन द फ्यूचर, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर दबा के शेयर कर देना इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।